हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिमोट सेंसिंग के बारे में। हालांकि रिमोट सेंसिंग पे पहले भी मैंने लेक्चर लिया था, लेकिन वही बात है कि उसके अंदर मैंने जो है कंपटीशन लेवल से कराया था। और आज का जो लेक्चर है वो कंपटीशन और थ्योरी लेवल दोनों से है। ठीक है, हालांकि एक लेक्चर और भी रिमोट सेंसिंग पे बनाऊंगा थोड़े टाइम बाद। ठीक है, तो उसके अंदर जो है आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी पॉइंट नहीं रहेगा। क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो इस हिसाब से है कि आपके जो नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो, और साथ में थ्योरी के, तो हर एक पॉइंट जो है आपका कवर हो जाएगा। जो जो थ्योरी एग्जाम के अंदर आपके जो सेकेंड ईयर के अंदर जो आपका कोर्स लगता है सोशल साइंस का, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं रिमोट सेंसिंग के वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। जैसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है और एक विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वो आपके अभी जो है बीएससी लेवल के अंदर मैंने देखे थे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना ही किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर देखे। लेकिन हाई लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनके अंदर वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक मतलब ऐसा लेक्चर भी रिकॉर्ड करूँगा जिसके अंदर आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में और कहीं से भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर भी आज अपने इस लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं सीखेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में कुछ गलतियां भी थी, गलतियां तो नहीं थी, कुछ कमियां थी। ठीक है, उनको भी अपने पूरा करेंगे। जैसे किसी के एग्जाम्पल नहीं बताए थे वो, तो वो आज अपने एग्जाम्पल पूरे कर लेंगे। इतने दिनों बाद लेक्चर लेने का कारण ये था क्योंकि जो चैनल है अपना एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट, तो इस पर क्या है, जैसे वीडियो अपलोड करता था तो फेल्ड लिखा हुआ आ जाता था और मुझे पता नहीं था इसका कारण क्या है। क्योंकि पहले भी मेरे साथ एक दो चैनल पे ऐसा हुआ है। ठीक है, जब मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया तो उससे पहले। ठीक है, तो फिर मैंने अभी 2-3 दिन पहले देखा, क्रोम पे जाके इसको देखा तो पता लगा कि लॉग इन किया तो पता लगा कि इसके अंदर वो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन मांग रही थी, उस कारण वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। तभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का कंसेप्ट समझाया था। ठीक है, अब जो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रिमोट सेंसिंग को एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जहाँ पर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और सबसे बोरिंग चैप्टर भी लगता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो भी आपको लगेगा कि यार सर आप बोर कर रहे हो, लेकिन भाई साहब इसके अंदर सारा डाटा है तो बोर तो होना बनता है। लेकिन मैं बोर होने नहीं देता। आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे, उनके अंदर बोर नहीं हुए थे आप। ठीक है, और यहाँ पर भी कोशिश रखूँगा कि बोर ना हो, चाहे कितना भी डाटा क्यों ना आ रहा हो, उसको अपने हंसी मजाक में लेके ही पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में कुछ एग्जाम्पल भी बताऊँगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए रिमोट सेंसिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिमोट सेंसिंग को स्टार्ट करने, डेफिनेशन को पढ़ने से पहले अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और स्टार्टिंग की जो 10 मिनट है ना, इनको अच्छे तरीके से सुन लेना। माइंड जो है अपना पूरा फोकस यहीं पर रखना। ठीक है, ताकि आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं NRSC की। NRSC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? हैदराबाद जो है वहाँ पर है। इसके बाद में अपने बात करें इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, ISRS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो ये भी आपको फुल फॉर्म अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। NRSC की क्या? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि हैदराबाद के अंदर है। और ISRS जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, और इसके बाद में आ जाता है आपका ISRO। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर है। कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर है। भाई इनके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा देख लेना, बाकी मेरे हिसाब से मैंने सही लिखी है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट ही है। ठीक है, तो NRSC की है वो हैदराबाद के अंदर है। ISRO कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर है। पिछले साल जो JRF का जो फिजिकल साइंस का पेपर हुआ था उसके अंदर ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे, और ISRO की फुल फॉर्म भी आई थी और ISRO का सेंटर भी पूछा गया था। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनका सेंटर कहाँ पर है। इसके बाद में अपने बात करें तो नेशनल रिमोट सेंसिंग डे कब बनाया जाता है? तो 12 अगस्त को जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग डे बनाया जाता है। ठीक है ना। हालांकि मैं जो है आज शाम तक 8 या 9 बजे तक जो है PDF डाल दूंगा। हालांकि अब तो इसी टाइम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8 बजे तक ये लेक्चर अपलोड करूँगा। उसके बाद में आज शाम या कल सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो है आपकी PDF अपलोड हो जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर, जिसके अंदर आपके लगभग 5-6 लेक्चर्स के जो है नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो है आप थोड़ी लिख लेना, बाकी थ्योरी जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा।
तो नेशनल रिमोट सेंसिंग डे कब बनाया जाता है? 12 अगस्त को बनाया जाता है। तो तीनों चीज़ ये प्लस ये याद हो गया। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो रिमोट सेंसिंग जो टर्म है वो किसने दी थी? तो टर्म दी थी E.L. प्रूइट ने। किसने दी थी? E.L. प्रूइट ने जो है रिमोट सेंसिंग जो है टर्म दी थी। किसने दी थी? E.L. प्रूइट ने दी थी। और बात करें रिमोट सेंसिंग की जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? तो डेफिनेशन जो है वो पार्कर ने दी थी। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग जो है वो टर्म किसने दी थी? तो E.L. प्रूइट ने दी थी। और रिमोट सेंसिंग जो डेफिनेशन है रिमोट सेंसिंग की वो किसने दी थी? पार्कर ने दी थी। ठीक है, इसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि 1920 के अंदर जो है सबसे पहले जो है एरियल फोटोग्राफी जो है उसका यूज हुआ था। ठीक है, किसका यूज? एरियल फोटोग्राफी का 1920 के अंदर सबसे पहली बार जो है यूज हुआ था, जो कि एक मैपिंग का बहुत ही अच्छा टूल है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार था। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के लास्ट तक जो है वो क्या है, आपके दो रिमोट सेंसिंग मेथड जो है वो डेवलप्ड हुए थे। कौन कौन से हुए थे? एक था आपका राडार, ठीक है, और एक था आपका सोनार। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, विच मेथड आर डेवलप्ड। ठीक है, तो कौन से? रडार और सोनार जो है आपके दो रिमोट सेंसिंग मेथड है जो कि आपके सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जो है वो डेवलप्ड हुए थे। इसके बाद में बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन वाले जो मेथड है वो आ चुके थे। ठीक है, तो सबसे अपने को याद रखना है कि जो सबसे पहले जो मेथड आए थे सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में तो वो रडार और सोनार थे। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं तीनों सेंटर्स की बात होगी। ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग डे आ गया, टर्म्स की बात होगी और ये कुछ एरियल फोटोग्राफी का कंसेप्ट आ गया और जो जो रडार और सोनार जो थे उनके बारे में अपनों ने बात कर ली। ठीक है, इसके बाद में अपने 2 पॉइंट और बात करते हैं। पहले इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि उसके लिए मेरे को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो देखिए वेवलेंथ क्या होती है, इसको मैं डायग्राम से भी आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए। वेवलेंथ और एक होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब देखिए ये मान लो कोई सरफेस है, उस पर अपने देखते हैं ना रेडिएशन किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से चलती है। ठीक है, वेवलेंथ जो होती है वो इस प्रकार होती है ना। तो अब देखो, सॉरी वेवलेंथ क्या, वेव्स। ठीक है, अब देखो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है कि ये जो दो पीक्स है ना, जो वेव पिक्स हैं इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्स, टू वेव पिक्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी कि डिस्टेंस बिटवीन टू वेव पिक्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है ना, मतलब जो दो वेव पिक्स हैं उनके बीच की दूरी को अपने क्या बोल देते हैं? वेवलेंथ बोल देते हैं। और किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड टाइम में, ठीक है, जितने साइकिल पास होते हैं उनको अपने क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अच्छे से समझ आ गई डेफिनेशन। वेवलेंथ क्या होती है? जो दो वेव पिक्स होते हैं इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। और जो एक फिक्स्ड पॉइंट से जितने साइकिल पासिंग होते हैं एक फिक्स्ड टाइम के अंदर उसको बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, मतलब कितनी जो है यहाँ पर ये जो वेव है, धारा जो है वो प्रभावित होगी है एक यूनिट टाइम के अंदर, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। इसके बाद में अपने डेफिनेशन पे आते हैं रिमोट सेंसिंग की। और 9 तपा चल रही हैं तो गर्मी भी बहुत है ना आजकल, और ये गर्मी होनी भी ज़रूरी है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि यदि ये 9 तपा न हो तो पृथ्वी पर जो है जो सांप वगैरह है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, चूहे भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत होता है यदि गर्मी ना पड़े, तो गर्मी पड़नी भी ज़रूरी है। अब देखिए रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं। और एक चीज़ और याद रख लेना, यूएसए के अंदर सबसे पहले जो है रिमोट सेंसिंग शब्द का यूज़ हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? यूएसए के अंदर। और भारतीय जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसके जन्मदाता कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जन्मदाता हैं। ठीक है,
अब रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी इसी तरीके से समझाया था कि मैंने क्या किया, ये ब्लैक बोर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्लैक बोर्ड है, इस पर मैंने बोला कि यहाँ पर सिल्वर कलर की जो है पट्टी है, वाइट कलर का ये बोर्ड है, इस पर मैंने ब्लैक मार्कर से कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने इसको टच तो नहीं किया ना, ठीक है, लेकिन मैंने इसके सारे डाटा को आपको बता दिया बिना इसको टच किए हुए। मैंने इसके जो सारी जानकारी थी उसको एकत्रित किया और उसकी व्याख्या की कि ये ब्लैक मार्कर से यहाँ पर रिमोट सेंसिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सिल्वर कलर की पट्टी चल रही है, बीच में वाइट बोर्ड है, ठीक है ना। तो ये चीज़ रिमोट सेंसिंग की परिभाषा बनती है। रिमोट सेंसिंग क्या आती है कि किसी वस्तु को बिना भौतिक संपर्क किए हुए, ठीक है, मान लो ये कोई वस्तु है, इसको मैंने क्या है कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन इसका जो डाटा था उसको एकत्रित किया और उसकी व्याख्या कर दी, इसी को बोल दिया रिमोट सेंसिंग, ठीक है ना। किसी वस्तु के बिना भौतिक संपर्क किए हुए उससे का डाटा एकत्रित करना और उसकी व्याख्या करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अच्छे से डेफिनेशन दिमाग में सेट बैठी होगी कि किसी भी वस्तु को आपने टच नहीं करना है, फिजिकली उसको टच नहीं करना है, और उसके बाद में क्या है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट कर लिया और उसके बाद में उसको डिस्क्राइब कर दिया, ये होती है रिमोट सेंसिंग, ठीक है ना। क्योंकि सेंसर्स लगे होते हैं वो टच थोड़ी करते हैं, वो उसको स्कैन करते हैं और पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। ये होती है रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन। अब बात करते हैं जो रिमोट सेंसिंग है उसके अंदर कौन सी इमेज जो है उसके अंदर कौन से प्रतिबिंब का यूज होता है, तो मल्टी स्पेक्ट्रल जो होती है उसका यूज होता है, ठीक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में बहुस्पेक्ट्रमी प्रतिबिंब, ठीक है। मल्टी स्पेक्ट्रल जो इमेजेस होती हैं उनका सबसे ज़्यादा जो है यूज होता है रिमोट सेंसिंग के अंदर। तो ये भी आपके 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है कि जो रिमोट सेंसिंग के अंदर जो है कौन सी इमेजेस यूज होती है, ठीक है, कौन से प्रतिबिंब का यूज किया जाता है, तो बहुस्पेक्ट्रमी मल्टी स्पेक्ट्रल जो है इमेजेस उनका यूज होता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं रिमोट सेंसिंग के अंदर 2 और टर्म आती है, कौन कौन सी, एक मल्टी स्टेज और एक आती है मल्टी टेम्पोरल, ठीक है, कौन सी, एक आती है आपकी मल्टी स्टेजेस और एक आती है मल्टी टेम्पोरल। अब देखो स्टेज से मतलब लग गया अवस्था, अलग अलग अवस्था पे, ठीक है, और टेम्पोरल से आपको याद रखना है टाइम, क्या याद रखना है भाई, टाइम याद रखना है टेम्पोरल से। अब देखिए इनको भी मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा। जैसे मान लो आप लोगों ने 10 बजे लेक्चर देखना स्टार्ट किया मेरा, ठीक है, तो आपने क्या किया 10 बजे इस लेक्चर को देखना स्टार्ट किया, 10:05 पे आपने देखा कि सर ने रिमोट सेंसिंग के बारे में कुछ बताया था, ठीक है, 10:15 पे आपने देखा कि सर ने जो है रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन बताई थी, फिर 10:20 पे देखा कि सर ने मल्टी स्टेज और मल्टी टेम्पोरल के बारे में बताया। तो आपका टारगेट तो एक ही चीज़ है ना कि सर को देखना है सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। आपका टारगेट क्या है कि मुकेश कुचेरिया जो सर हैं वो हमें क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग टाइम पे देख रहे हो कि अलग अलग टाइम पे जो है सर ने क्या कुछ पढ़ाया है, वही होता है आपका मल्टी टेम्पोरल मतलब, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु के बारे में अलग अलग समय अनुसार जो है डाटा एकत्रित करना, वो क्या कहलाता है आपका मल्टी टेम्पोरल कहलाता है, ठीक है। विभिन्न कालिक, हिंदी में बोलते हैं विभिन्न कालिक, कि किसी भी एक लक्ष्य के बारे में, किसी वस्तु के एक लक्ष्य के बारे में अलग अलग समय अनुसार आंकड़े एकत्रित करना क्या कहलाता है आपका मल्टी टेम्पोरल या विभिन्न कालिक कहलाता है। मल्टी स्टेजेस के अंदर क्या होगा कि आप लोगों ने देखा पहले आप नीचे बैठे थे दरी के ऊपर, ठीक है, वहाँ से आप मेरे को देख रहे थे, फिर आप स्टूल पे बैठे, फिर आप खड़े होके, फिर आप चेयर पे बैठ के देखे, तो आपने अलग अलग स्टेज से देखा कि सर ने जो है यहाँ पर मल्टी स्टेज लिखा और मल्टी टेम्पोरल लिखा है, मतलब आपने किसी वस्तु के बारे में आंकड़े एकत्रित किए, ठीक है, कब, अलग अलग अवस्था के अंदर, ठीक है ना, अलग अलग हाइट पर जो है आपने डाटा को एकत्रित किया, वो आपकी मल्टी स्टेजेस होगी, ठीक है ना। पहले आप इस हाइट पे थे, फिर इसकी हाइट पे, फिर इस हाइट पे, ठीक है, तो अलग अलग हाइट पर समांतर आंकड़े जो है एकत्रित करना आपका क्या कहलाता है, मल्टी स्टेजेस कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके कंपोनेंट, ठीक है, लास्ट के अंदर ये भी बताऊंगा कि थ्योरी एग्जाम के अंदर यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। आपकी जो मैंने 1-2 पेपर देखे थे उसके हिसाब से आपको बता दूंगा कि यहाँ से कौन क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग।
पहला कंपोनेंट आता है आपका एनर्जी सोर्स। ठीक है, मतलब आपका ऊर्जा का कोई स्रोत तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग के अंदर तो अपने को जो है एनर्जी देनी पड़ती है। अभी आगे पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग, तो उसके अंदर अपने को एनर्जी का कोई सोर्स चाहिए होगा, चाहे आप नेचुरल एनर्जी का यूज कर रहे हो, चाहे आप क्या है मतलब खुद का एनर्जी का सोर्स हो। ठीक है, तो वो इसका अंदर आपका आता है, एनर्जी सोर्स जो है इसका पहला कंपोनेंट रहेगा। दूसरा कंपोनेंट इसका क्या होता है, रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर। रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर। और मैं पहले ही बता रहा हूं, कंपोनेंट को अच्छे तरीके से लिख लेना, हालांकि आपको लिखना नहीं है, बस देखते जाना है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो है आपको जितने भी सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के जो आपका ये जो कोर्स चल रहा है, ठीक है, इसके सारे लेक्चर्स के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर से जो रेडिएशन आ रही है, ठीक है, या जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, जिनको एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग जो है सिस्टम के अंदर अपने जो काउंट करते हैं, वो इसके अंदर आता है। ठीक है, थर्ड इसके अंदर अपने कंपोनेंट क्या बता सकते हैं, इंटरेक्शन विद द टारगेट। ठीक है, मतलब अपना ये टारगेट था, इससे अपनों ने इंटरेक्शन किया कि इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन में ये चीज़ अपनों ने पढ़ी थी। ठीक है, तो अपने क्या लिखेंगे, इंटरेक्शन विद द टारगेट। सॉरी। ठीक है, मान लो आपका टारगेट क्या है कि आप लोगों के सामने प्लेट है, उस पर 2 गुलाब जामुन रखे हैं, तो आपका टारगेट क्या है कि यार पहले मैं गुलाब जामुन खाऊंगा या मेरे साथ बेटा है वो वाला, मतलब आप 2 जने एक साथ खा रहे हो, ठीक है, खाना, और 2 ही गुलाब जामुन है, तो आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि यार या तो मैं दोनों खा लूँ या अपने एक एक खाएंगे, तो सबसे पहले मैं बड़े वाला पीस मैं लूँगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि आपका जो टारगेट है ना उसके बीच में इंटरेक्शन होना। ठीक है, तो ये रिमोट सेंसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपका जो टारगेट है उसके साथ आपका इंटरेक्शन होना। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। ठीक है, अब जब टारगेट के साथ इंटरेक्शन हो गया तो अब टारगेट से अपने क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अपने रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग द डाटा। ठीक है, वहाँ का जो अपनों ने टारगेट बनाया है उसके बारे में, जैसे मैंने अभी बताया था कि मेरा टारगेट ये ब्लैक बोर्ड है, मैं आपको ब्लैक बोर्ड के इस बारे में समझा रहा हूँ, तो वो डाटा जो कलेक्ट कर रहा था, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कर रहा था कि यहाँ पर जो है क्या क्या सिस्टम हो रहा है, क्या क्या नहीं, तो वो सारा इसके अंदर आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है, रिकॉर्डिंग द डाटा। और कई बुक्स के अंदर यहाँ पर क्या लिखा होता है, रिकॉर्डिंग द एनर्जी विद एनर्जी ऑफ जो सेंसर है। ठीक है, सेंसर की एनर्जी है उसको रिकॉर्ड करना, तो बात वही होगी ना, सेंसर है वो कितनी एनर्जी दे रहा है, उससे क्या डाटा ले रहा है। ठीक है, और अपने को रिकॉर्डिंग लिख दिया अपनों ने, रिकॉर्डिंग द डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा के बाद में आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिकॉर्डिंग द एनर्जी ऑफ सेंसर। ठीक है ना, तो कई बार बुक में डाटा और कई बार जो है ये चीज़ लिखा होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में देखो, पहला आपका एनर्जी सोर्स हो गया, रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर हो गया, इंटरेक्शन विद द टारगेट। ठीक है, और रिकॉर्डिंग द डाटा, एनर्जी ऑफ सेंसर। ठीक है, इसके बाद में अपने लिख सकते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, उसके अंदर ट्रांसमिट करना एनर्जी को। ठीक है, तभी तो अपने वहाँ पर जो है उसके बारे में पूरी डिटेल रख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन करना और उसके अंदर क्या करना, प्रोसेसिंग होना। ठीक है, ठीक है, क्या होएगा, ट्रांसमिशन और प्रोसेसिंग होएगा। और आपका 6th कंपोनेंट आ जाता है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। और 7th आपका आ जाता है उसकी एप्लीकेशन कर देना। ठीक है, तो ये आपके 7 कंपोनेंट हो गए। पहला आपका एनर्जी सोर्स आ गया, सेकंड आपका रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर आ गया, तीसरा इंटरेक्शन विद द टारगेट, फोर्थ आपका आ गया रिकॉर्डिंग द एनर्जी ऑफ सेंसर या डाटा, ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग, सिक्स्थ आपका आ गया इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, और 7th आ गया आपका एप्लीकेशन। ये आपके कंपोनेंट्स है जो आपके 4 नंबर के अंदर पूछे जाते हैं कि कंपोनेंट्स के बताइए, तो आपको ये 7 नाम लेके आने होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने
टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग देखते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साथ साथ में बताता जा रहा हूँ, तो आप नोट करते जाना कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जो डाटा स्टार्टिंग में मैंने बताया था वहाँ से तो क्वेश्चन आ ही सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में। और डेफिनेशन जो जैसे रिमोट सेंसिंग होगी, सैटेलाइट की डेफिनेशन होगी, सेंसर हो गए, ठीक है ना, इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, मतलब जो भी आज क्लास के अंदर करा रहा हूँ ना, वो एक टाइप से ऐसे मान लो कि वो क्वेश्चन ही है। अब जैसे आपके क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, अब इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट कवर कराने जा रहा हूँ, और मुझे भी इतने दिन जो है ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आया था, ठीक है। तो कल मैंने एक बहुत बड़ी बुक पढ़ी थी, उसके अंदर जो है मेरे को ये डाटा मिला था, तो वहाँ से मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा, और मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से समझाते हैं ताकि उनके दिमाग में एक्टिव और पैसिव का कंसेप्ट आसानी से उनके अंदर दिमाग में सेट बैठ जाए, ठीक है। तो पहला आता है आपका एनर्जी सोर्स के बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो इसके अंदर एक हो गया आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग, और एक हो गया आपका पैसिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग, हिंदी में बोल देते हैं इसको सक्रिय सुदूर संवेदन, और इसको बोल देते हैं निष्क्रिय सुदूर संवेदन। अब देखो भी, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होगी कि सर तो इंग्लिश में लिखते हैं हिंदी में, तो ये चीज़ देखो अभी आप कवर कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम देखोगे तो उसके अंदर इंग्लिश आती है, ठीक है। और आप देखोगे कि जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं एमएससी के लिए, उनके अंदर तो इंग्लिश ही है, हिंदी का कोई भी पेपर नहीं होता, ठीक है। तो अभी से आप ये जो है कुछ मेन शब्द होते हैं इनको इंग्लिश में कवर करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको आगे फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना। हालांकि लिखने को हिंदी में यहाँ पे लिख सकता हूँ सक्रिय सुदूर संवेदन और निष्क्रिय सुदूर संवेदन, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आगे आएगी, ठीक है। तो देखिए, एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट, देखो एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग में एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट से आपको कराऊंगा, ठीक है ना, और वो भी अपने आम भाषा के अंदर, मतलब अपने जो बागड़ी भाषा है ना उसके अंदर इसका कंसेप्ट कराऊंगा, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे। देखो अभी जो है पहले अपने बुक की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या करती है, मान लो एनर्जी का सोर्स इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल होता है, ठीक है। तो जो पैसिव रिमोट सेंसिंग होती है वो क्या करती है, जो नेचुरल एनर्जी होती है उसको मेजर करती है, और इसके अंदर एनर्जी का खुद का सोर्स होता है, ये एनर्जी पहले इमिटेट करेगा, उसके बाद में जितनी रिफ्लेक्ट हुई है उसको जो है मेजर करता है। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग होती है, इसके अंदर खुद जो है एनर्जी सोर्स क्या होता है, सूर्य होता है, सन होता है, तो मतलब सूर्य से ऊर्जा आई और जो रिफ्लेक्ट होगी। अब जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, इसको मेजर करेंगे तो इसको बोलेंगे अपने पैसिव रिमोट सेंसिंग, मतलब नेचुरल एनर्जी है उसको मेजर करते हैं तो उसको बोल देते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग। और इसके अंदर क्या होता है, खुद का एनर्जी का सोर्स होता है, इसने मान लो किसी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु पे जो है रेडिएशन इमिट की, और उसके बाद में जो रिफ्लेक्ट हुई, तो ये कितने अमाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हुई, इसको ये मेजर करेगा कौन, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। मतलब इसके अंदर खुद का इसका एनर्जी का सोर्स है, और उसके बाद में जितनी उसने इमिटिएट की और रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हुई उसको मेजर करेगा। इसमें नेचुरल एनर्जी जितनी रिफ्लेक्ट हो रही है उसको मेजर किया जाता है। अब जो है इसको आसान भाषा के अंदर समझते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल तो और ये अच्छे तरीके से आपके बैठ जाएंगे। अब बागड़ी भाषा में बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद में अपने हिंदी भाषा में एक बार और बताएं, ताकि कोई यूपी बिहार से भी देख रहा है तो उसको भी समझ आ जाना चाहिए। अब देखो, आपने ब्याह शादी को प्रोग्राम है मान लो, ठीक है, तो बट्टा की हुआ हल्दी वाला प्रोग्राम हो गया या मेहंदी वाला प्रोग्राम हो गया, तो हल्दी वाला प्रोग्राम हुआ है तो वो ज़्यादातर दिन में ही हुआ है, ठीक है। तो बिंग अंदर क्या हुआ है कि मान लो कोई कैमरा वाइड हो अपने घरे, तो वो क्या कर चीज दिन में फोटो खींचा हो, तो बीपर जो है फ्लैश वगैरह बहुत कम लगा हुआ है, वो क्या करा सीधी कैमरा में फोटो खींच देगो, तो वो क्या बेटा मतलब अपा जो धूप हो बिना आप बागड़ी में जो तावड़ो बोला, तो तावड़ो जितो आड़ो उसी बित्ती ज़्यादा अपनी फोटो साफ आ गई, मतलब बाकी है प्राकृतिक ऊर्जा आना रही है बेटा, भी फोटो खींची तो साफ आ गई तो ठीक है, निस्बी है, ठीक है। दूसरों के वो बिंग पर फ्लैश लगा दियो तो व्यू के फोटो और क्लियर हो जैसी, ठीक है। तो फ्लैश लगा दियो तो वो हो एक्टिव रिमोट सेंसिंग एग्जांपल, और पैसिव रिमोट सेंसिंग अंदर सीधी वो फोटो खींचना आ रही है प्राकृतिक ऊर्जा में, फ्लैश लगा दियो तो बिंग खुद एनर्जी देती फोटो क्लियर हो सके। अब यदि आप फ्लैश लगा लेंगा तो रात में भी फोटो आप खींच सका, मतलब 24 घंटा रिमोट एक्टिव रिमोट सेंसिंग को यूज कर सका, और फ्लैश ना लगाओ तो रात में फोटो खींचा तो काला काला भूत दिखा, ठीक है ना। तो वो हो गया अपना एग्जाम्पल पैसिव रिमोट सेंसिंग को, मतलब जब भी पर फ्लैश लगा दियो तो वो आपनो के बन गो एक्टिव, और फ्लैश उतार के रात में फोटो खींच के बहुत सा दिखा दिया, वो हो गया आपनो पैसिव रिमोट सेंसिंग। अंदर क्या मतलब माड़ी मोटी
ठीक है, लाइट तो वही कोनी, ठीक है, तो काली काली यहाँ से दिखेगी कोनी भी कि फोटो है कोनी, भूत भी कौन दिखे पहली बात तो, ठीक है। यहाँ लास्ट कोई मतलब कोई आत्मा घूमन आ रही कुछ कोनी, ठीक है ना, आगे कोई खड़े कोनी, ठीक है। तो आई बात अपना कंसेप्ट याद रखनी है कि जब धूप होएगी, जब आप फोटो खींचांगा तो प्राकृतिक ऊर्जा खींचना आ रही फोटो आ जाएगी, ठीक है। और बिंग बाद में यदि भी फ्लैश लगा दें तो और क्लियर कर देगी, मतलब खुद को एनर्जी का सोर्स हो गया, अब से धूप चली जाएगी तो भी वो फोटो खींचते रहेगा, ठीक है। मतलब एक्टिव रिमोट सेंसिंग के अंदर क्या हो रहा है, वो अपना खुद का एनर्जी का सोर्स यूज कर रहा है, कैमरा फोटो खींच रहा है, उस पर फ्लैश लगा हुआ है तो उस पिक्चर को क्लियर करके दिखा देगा, उसको नेचुरल एनर्जी की जरूरत नहीं है, चाहे धूप चली जाए, ठीक है, फिर भी वो फोटो खींच देगा। पैसिव रिमोट सेंसिंग में वो क्या कर रहा है, फ्लैश नहीं लगा रहा, वो सीधी नेचुरल एनर्जी जो आ रही है, धूप जो आ रही है उसमें फोटो खींच रहा है, तो उसके अंदर अपने जो चेहरे पर लाइट जो है पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना, तो वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। तो याद रख लेना पैसिव रिमोट सेंसिंग है वो सिर्फ दिन में यूज होता है, क्योंकि नेचुरल एनर्जी यानी जो सन है वो दिन में रहता है, और पैसिव रिमोट सेंसिंग है उसका अपने 24 घंटे अपने यूज कर सकते हैं। एक्टिव रिमोट सेंसिंग एग्जांपल कौन से आ जाते हैं, आपका रडार आ जाता है, ठीक है, लिडार आ जाता है, और सोनार आ जाता है, और इको साउंडर आ जाता है। और वहीं पे पैसिव रिमोट सेंसिंग एग्जांपल आ जाते हैं आपकी डिजिटल फोटोग्राफी, ठीक है, और सेंसर मिरर, सेंसर मिरर, और पुश ब्रूम, स्कैनर, ठीक है, पुश ब्रूम स्कैनर। तो ये 3 एग्जांपल अच्छी तरह याद रख लिया, डिजिटल फोटोग्राफी, सेंसर मिरर और पुश ब्रूम स्कैनर का एग्जांपल बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपके थ्योरी के अंदर ये पूरा आएगा। तो आपको एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन बतानी है, और उसके बाद में एग्जांपल यदि आप देते हो तो आपके मार्क्स कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को थ्योरी से मतलब नहीं है, उसको एग्जाम्पल से मतलब है, उसकी उस बच्चे को पता है या नहीं, ठीक है। तो पहला अपना क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया एनर्जी के बेस पे। सेकंड आता है जिसके अंदर अपने को सिर्फ वेवलेंथ है, उसकी रेंज याद रखनी है कि कौन सा जो है कितनी वेवलेंथ को मेजर करता है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बेस पे होता है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आधार पे, ठीक है। तो इसके अंदर 3 आते हैं, एक होता है आपका ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, सेकंड हो जाता है आपका थर्मल रिमोट सेंसिंग, और थर्ड आ जाता है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। हिंदी में बता देता हूँ इनके नाम। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग का मतलब हो गया प्रकाशीय सुदूर संवेदन, इसका हो गया तापीय सुदूर संवेदन, इसका हो गया सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य सुदूर संवेदन। अब देखो हिंदी इंग्लिश का ये मत करना कि सर ने जो है हिंदी में लिख दिया इंग्लिश में लिख दिया, तो जो है अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि, तो आपको आगे फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंग्लिश के अंदर जो मेन मेन नाम होते हैं वो याद रखा करो, ठीक है। थ्योरी चाहे हिंदी में पढ़ लिया करो, बाकी आप बाद में कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे एमएससी के लिए तो वो तो इंग्लिश में ही आना है, ठीक है ना। तो देखो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग होती है, इसके अंदर रेंज कितनी होती है वेवलेंथ की, तो 300 से लेके 3000 नैनोमीटर की वेवलेंथ है वो इसके अंदर मेजर होती है। थर्मल रिमोट सेंसिंग में कितनी होती है, 3000 से लेके 5000 और एंड 8000 से लेके 14000 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है वो इसके अंदर मेजर होती है। मतलब 3000 टू 5000 एंड 8000 टू 14000 जो नैनोमीटर की वेवलेंथ है वो इसके अंदर मेजर होती है। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के अंदर क्या आ जाता है, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में आ जाता है आपका 1 mm से लेके 1 मीटर तक की जो वेवलेंथ है वो मेजर होती है। थर्मल रिमोट सेंसिंग, थर्मल से मतलब तापमान, जहाँ पर मतलब आग वगैरह ज़्यादा लगी होती है वहाँ पर इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है, और माइक्रोवेव का प्रावणीय दर्शाओं के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, थर्मल रिमोट सेंसिंग और माइक्रोवेव के अंदर जो है इसकी वेवलेंथ की जो रेंज है वो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपने ये जो है रिमोट टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपने कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 लाइनें हैं उनको भी
ध्यान से देख लेते हैं कि जो दृश्य प्रकाश होता है ना, विजिबल जो लाइट होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो कितने, उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0.4 से लेके 0.7 जो है माइक्रोन मीटर होती है। तो हिंदी मीडियम वालों को भी लिख ले लेते हैं ना, उनको भी पता लगे कि हिंदी में भी सर लिख रहे हैं। ठीक है, 0.7 से लेके 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोन मीटर तक होती है, जिसमें मतलब शॉर्ट एंड की तरफ जो होता है वहाँ पर होती है आपकी अल्ट्रावायलेट, और लॉन्ग जो लेंथ होती है, ठीक है, या लॉन्ग साइड जो होती है वहाँ पर कौन सी होती है आपकी नियर इंफ्रारेड होती है। ठीक है, नियर इंफ्रारेड होती है, और नियर इंफ्रारेड के बाद में आ जाती है थर्मल इंफ्रारेड। ठीक है ना, तो ये कई बार जो एग्जाम के अंदर आ जाता है, नियर इंफ्रारेड जो शॉर्ट एंड की तरफ कौन सी होती है, और लॉन्ग जो है एंड जो होता है उस पर कौन सी होती है। इसके बाद में आपको पता होगा कि सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी और सबसे छोटी। ठीक है, नहीं पता है तो याद रख लेना, सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी कलर की होती है, रेड कलर की, और सबसे जो छोटी वेवलेंथ होती है वो कौन सी कलर की होती है, पर्पल कलर की होती है। ठीक है, एग्जाम अब हालांकि आपको जो शाम को नोट्स अपलोड होंगे एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर आपको इसकी सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हर एक चीज़ का नोट्स बनाया, तो आपको कोई ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने ये जो है अपने को नोट्स में लिखा होगा या नहीं, सारा कुछ ऑर्डर आपको दिया होगा। ठीक है ना, तो बस आपको बस समझते जाना है यहाँ पे, बाकी नोट्स तो आपके पास आ जाएंगे, बस दिमाग अपना यहाँ पर रखो। और आई होप कि ज़िंदगी में आप एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग कभी नहीं भूलोगे मेरे हिसाब से। ठीक है, और मैं भी नहीं भूलूँ क्योंकि मैंने भी इसी एग्जाम्पल से याद रखा हुआ है। ठीक है, इसका एक ऑर्डर भी याद रख लो, सबसे बड़ी होती है रेड कलर की, उसके बाद में ऑरेंज कलर की, उसके बाद में होती है येलो कलर की। ठीक है, रेड कलर की सबसे बड़ी, उससे छोटी ऑरेंज, उससे छोटी येलो, और येलो से छोटी कौन सी होती है, ग्रीन, और ग्रीन से छोटी होती है ब्लू, और ब्लू से छोटी होती है वॉयलेट कलर की। ठीक है ना, तो ये जो है इसका ऑर्डर है, ये आपके अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसके बाद में अपने सेंसर की बात करते हैं, तो सेंसर जो क्या करते हैं, किसी डाटा को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, तो वो आपके सेंसर होते हैं। अब सेंसर में भी वही इसका क्लासिफिकेशन है, एक तो हो गया एक्टिव सेंसर, और एक हो गया आपका पैसिव सेंसर। ठीक है ना, जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग में कहानी पड़ी थी, पैसिव में पड़ी थी, वही यहाँ पे पढ़ेंगे। एक सेकंड वीडियो को देख लेता हूँ, क्योंकि इस बार दोबारा वाला पंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर के अंदर आपके ने क्या करेगा, जो अपने खुद का जो एनर्जी का सोर्स लेके जो है किसी ऑब्जेक्ट है उससे क्या करेगा, डाटा को एकत्रित करेगा। और पैसिव सेंसर कौन से होते हैं, वे सेंसर जो क्या होते हैं, प्राकृतिक जो ऊर्जा होती है उसको नापते हैं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक ऊर्जा को नापते होते हैं वो पैसिव सेंसर, और जो खुद की एनर्जी का यूज करते हैं वो आपके एक्टिव सेंसर जो है हो जाते हैं। इसके बाद में अपने बात करें सैटेलाइट। ठीक है, उपग्रह बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, तो जहां से ये जो है सेंसर जो है कंट्रोल होते हैं उसको बोल देते हैं अपने सैटेलाइट। मतलब उपग्रह क्या हो गए, ऐसे प्लेटफॉर्म जहां से सेंसर को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वो आपके सारे क्या आ जाते हैं, उसको अपने सैटेलाइट बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म जहां से क्या है, सेंसर को क्या है, संचालित किया जाता है, वो आपके उपग्रह कहलाते हैं, सैटेलाइट कहलाते हैं। इसके बाद में जो मेन चीज़ें होगी, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसको अपने वैसे समझ लेते हैं। एडवांटेज, आपको मान लो बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, उसके बारे में डाटा एकत्रित करना है, तो सबसे आसान मेथड है कि आपको यदि आप बड़े एरिया के डाटा एकत्रित करने लगो तो बहुत टाइम लग जाएगा। रिमोट सेंसिंग के द्वारा अपने बहुत कम समय के अंदर बहुत ही आसान तरीके से डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लो कहीं पे आग वगैरह लगी हुई है, ठीक है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ का डाटा लेना है तो वो इसके अंदर आसानी से लिया जा सकता है। ठीक है, पर्यावरणीय दशाओं का पता लगाया जा सकता है, तो ये इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर आपको 10% जो है मिस्टेक्स मिलेगी, मतलब 10% की त्रुटि इसके अंदर पाई ही जाती है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं या कुछ ऐसे जो स्पेक्ट्रम होते हैं
जो क्या कर देते हैं, जो रिमोट सेंसिंग के डाटा होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जो इसकी स्पेक्ट्रल इमेज होती है उसको इफेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर भी अपने को नेगेटिव इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। ठीक है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आप दो दो पॉइंट ये है बता सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है एप्लीकेशन। अपने तो एग्रीकल्चर वाले बंदे हैं, तो एग्रीकल्चर में इसकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर में इसका यूज का है। ठीक है, तो एक तो अपने जो अपना प्रोडक्शन है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, इस एरिया के अंदर कौन सी क्रॉप जो है सूटेबल रहेगी उसका पता लगा सकते हैं। और क्या लगा सकते हैं, मृदा के अंदर मॉइस्चर कितना है। ठीक है, जो सोइल है अपने उसमें मॉइस्चर कितना है, मृदा में नमी की मात्रा कितनी है। ठीक है, सोइल मैपिंग कर सकते हैं, मृदा मानचित्रण कर सकते हैं। ठीक है, उसका मैप बना सकते हैं कि कहाँ पर एलुवियल है, कहाँ पर जो है रेड सोइल है, कहाँ पर ब्लैक सोइल है, उन सभी का अपने कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने जो पर्यावरणीय जो प्रभाव होते हैं उनका भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, जो फसल है उसकी कब कटाई करनी है, कब उसकी बुआई करनी है, उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो ये जो है लगभग आपके 5-6 पॉइंट आप इसके अंदर एप्लीकेशन में लिख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो 5 to 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको नोट्स के अंदर सारा कुछ मैटर मिल जाएगा। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ हाँ इस प्रकार से अपने इसका यूज करते हैं। बाकी शाम को नोट्स अपलोड हो जाएंगे, एक बार उनको रिवीजन कर लोगे पूरा रिमोट सेंसिंग आपके दिमाग में छप जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एग्जाम्पल उसके अंदर नोट्स के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, वो आपको एग्जाम्पल मैंने बोला था कि नोट कर लेना, आपने नोट कर लिए होंगे। अब आता है आपका GIS। ठीक है, क्या आता है आपका GIS। अभी जो पिछले साल अब मैंने बताया था, पिछले साल या उससे पिछले साल इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी किसके अंदर, JRF के एग्जाम के अंदर, जिसको अब ICR AIWPG के AIWPG के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो GIS की फुल फॉर्म क्या होती है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होती है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली। और एग्जाम के अंदर क्या है, पहला ऑप्शन दिया होता है जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और बच्चे उस पर टिक करके आ जाते हैं, और ये वाला ऑप्शन हमेशा ही लास्ट में दिया होता है। ठीक है ना, तो याद रख लेना जियो नहीं है, क्या है इसका, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो GIS है, ये जो है सबसे पहले इसको जो है GIS का यूज किया था टॉमलिंसन ने। ठीक है, टॉमलिंसन ने 1968 के अंदर जो है GIS का यूज किया था। ठीक है, तो इसलिए इनको फादर ऑफ GIS या GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का फादर इनको बोलते हैं, और GIS का भी इनको बोला जाता है। टॉमलिंसन को 1968 के अंदर जो है GIS का सबसे पहले इन्होंने यूज किया था। ये क्या एक हाईटेक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो क्या करती है, एनालॉग जो डाटा होता है, ठीक है, डाटा को क्या करती है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, कौन, GIS जो है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच कैप्चरिंग, स्टोरिंग, एनालिसिस, ठीक है, डिस्प्लेइंग ऑफ डाटा। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ कैप्चरिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग, डिस्प्लेइंग ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली डाटा को अधिग्रहण करने, एकत्रित करने, जांच करने, ठीक है, उसको जोड़ तोड़ करने, उसका विश्लेषण करने की एक प्रणाली है। हिंदी मीडियम वाले इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद में अपने इसके कंपोनेंट की बात करें, और एक बार एग्जाम के अंदर इसका बढ़िया क्वेश्चन आया वह है कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, थ्योरी तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बस मैं बता देता हूँ कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं, क्योंकि एग्जाम जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर भी इसका क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ GIS या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ GIS। ठीक है ना, तो पहला इसका कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेकंड है स्पेशल डाटा, मतलब स्थानीय डाटा हिंदी में बोलते हैं। थर्ड हो गया मैनेजमेंट
एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, स्पेशल डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, ये जो है इसके कंपोनेंट हो गए। अब इसके बाद में एडवांटेज की बात करें, ठीक है, तो इसको बेहतर निर्णय लिया जा सकता है इसके द्वारा। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, जीआईएस के बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं, बेहतर संचार किया जा सकता है, और इसके द्वारा जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी सूचनाओं को आसानी से जो है एकत्रित किया जा सकता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही बनता है इसका कि जो भौतिक जो सूचनाएं हैं उनका जो है आसानी से जो है अपने परिणाम स्वरूप अपने ले सकते हैं। ठीक है ना, उनके जो भी डाटा है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये इसके क्या हो जाते हैं एडवांटेज। डिसएडवांटेज में इसका एक तो ये महंगा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब जो जीआईएस की जो लेयर्स होती है, परतें होती है, उनसे क्या होती है कुछ त्रुटियां देखने को मिलती हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर क्या होता है डाटा एकत्रित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, या कुछ ऐसे डाटा होते हैं जिनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना इससे मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज बता सकते हो कि महंगा सॉफ्टवेयर है और कुछ डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अपने एक पॉइंट ये भी बता सकते हैं कि जो जीआईएस है इसके अंदर क्या सिस्टम होता है कि इसकी जो लेयर्स होती है उससे उनके अंदर कुछ जो है त्रुटियां देखने को मिलती हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन का डेयरी उद्योग है उनके अंदर भी हो सकता है, ज्वालामुखी का पता लगाने के लिए भी हो सकता है, शहरी नियोजन के अंदर इसका हो सकता है, पर्यावरणीय जो दशाएं होती हैं उनका पता लगाया जा सकता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा, और किसी भौगोलिक क्षेत्र का जो है उसके अंदर अपने आंकड़ों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शहरी नियोजन वाला भी पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो, और किसी क्षेत्र की सूचना को आसानी से पता लगाया सकते हैं, वहाँ का जो है कृषि अनुप्रयोग जो है उसको पता लगाया सकता है। ठीक है, वहाँ की जो दूरसंचार की जो है जो भौगोलिक सूचना है उसको पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना, और जो पर्यावरणीय दशाएं होती हैं उनका भी पता लगा सकते हैं। तो ये लगभग 6-7 पॉइंट है वो आप एप्लीकेशन के अंदर लिख सकते हो, बाकी आपको थ्योरी नोट्स पढ़ लेंगे उसके अंदर पढ़ लोगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, जिसके अंदर मैंने रिमोट सेंसिंग और जीआईएस को एक बहुत ही बढ़िया लेवल से कराया है। हालांकि इसके अंदर भी कुछ टॉपिक है वो कम कराया, लेकिन कंपटीशन और थ्योरी लेवल के अंदर यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। हालांकि पढ़ने जाओ तो जीआईएस पे पूरी बुक भी बनी हुई है। ठीक है ना, तो वो क्या आते हैं जो अपने अलग स्पेशल जो रिमोट सेंसिंग से कुछ कोर्स करते हैं वहाँ पर काम आती है। ठीक है ना, अपने लेवल में इतनी है, बाकी देखता हूँ आगे 1-2 महीने के अंदर जो है इस पर एक स्पेशल लेक्चर लेकर हूँ जिसके अंदर सारा का सारा डाटा, जैसे अभी मैंने 2 लाभ भी बताए थे वो भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत चीज़ें हैं, एरियल फोटोग्राफी वगैरह सारा कुछ आता है, सैटेलाइट का क्लासिफिकेशन बहुत कुछ पढ़ा है, उसके बारे में हो सकता है एक अपने लेक्चर और ले लें। लेकिन आपके प्रोस्पेक्टिव से इतना ही काफ़ी था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये लेक्चर कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और एक यार रिक्वेस्ट आपसे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और कल जो है CWC का जो रिज़ल्ट आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके अंदर सेलेक्ट हो गए हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं उनको जो है जीमेल कर दिया गया है। ठीक है ना, उनकी जीमेल आप जीमेल चेक कीजिएगा, यदि आपने एग्ज़ाम दिया था, यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपके पास मेल आई होगी। ठीक है ना, तो ये होता है कि सिलेक्शन होते रहते हैं, नहीं होते तो घबराना नहीं है। ठीक है, इस बार नहीं होता, अगले एग्ज़ाम के अंदर अपना सिलेक्शन हो जाएगा।